नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंग्लिश विंग्लिश डे 7 में। आज हम लोग बढ़ेंगे एक नए चैप्टर की ओर, रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी 10 इंपॉर्टेंट रूल्स आज हम लोग कैरी करने वाले हैं। आई होप जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं इससे पहले बाकी चैप्टर्स को कनेक्ट कर चुके हैं, नहीं है तो जरूर देख लीजिएगा। तो सीधे शुरू करते हैं। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, रूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे शुरू करते हैं। आर यू गाइस रेडी? तो एक एक करके क्वेश्चन आएगा, कोशिश करना आप आंसर करें और फिर मैं उसका रूल समझाऊंगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हियर कम्स द फर्स्ट रूल ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस आपके सामने है। क्या लिखा है? द रूल ऑफ द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ पुअर्स। क्या गलती लग रही है आपको इसमें? सोचने के लिए 5 सेकंड का समय समाप्त। देखिए, सबसे पहले द लाइफ ऑफ रिच की पुअर से तुलना नहीं हो रही है। किसकी हो रही है? लाइफ की। हमेशा ध्यान रखो, इंग्लिश में पैरेललिज्म काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप बोलोगे भैया पैरेललिज्म क्या है? चीजों का समांतर होना। अगर रिच और पुअर की तुलना होती ठीक था, लेकिन हम तुलना कर रहे हैं लाइफ ऑफ रिच की, तो किससे होनी चाहिए तुलना? लाइफ ऑफ किसकी? पुअर से। तो यहां पर लाइफ को दोबारा ना लिखते हुए उसके प्लेस पर दैट ऑफ आ गया, क्योंकि इंग्लिश में नाउन रिपीट होता है तो उसके प्लेस पर प्रोनाउन। तो ये तो ठीक है, समझ में आ रही है बात? द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द, बस ये अपोस्ट्रोफी एस गलत है, क्योंकि दैट ऑफ जब आ गया तो पुअर के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखेंगे। और दूसरी बात, ये वैसे भी क्या है? अकेला एडजेक्टिव होता है। द पुअर पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप रूल नंबर 1 में आपको एरर समझ में आ गया होगा। अपोस्ट्रोफी एस अननेसेसरी है, क्योंकि दैट ऑफ लाइफ की तो कंपैरिजन के लिए आ गया है। ठीक है, तो रूल क्या कहता है? यूज पुअर इन प्लेस ऑफ पुअर्स, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट ऑफ। क्योंकि हम दो नाउन की तुलना ना करते हुए उनकी क्वालिटी की तुलना कर रहे हैं, तो दोबारा से क्वालिटी ना लिखते हुए उसके प्लेस पर सिंगुलर है तो दैट ऑफ, प्लूरल है तो दोज ऑफ। आई थिंक रूल नंबर 1 क्लियर। लेट्स कम टू रूल नंबर 2। Many of the question given in the examination paper are so difficult that student may fail. अब देखिए, एक सिंपल सा रूल है इंग्लिश का, मैनी ऑफ, हालांकि मैनी के बाद वैसे भी प्लूरल आता है, एरर मिल गया। एनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद में अगर आने वाला नाउन काउंटेबल है और सामान्यता है वही, तो वो प्लूरल होगा। नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा, तो यहां क्वेश्चन की जगह क्या हो जाता है? क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैनी ऑफ, एनी ऑफ, ऑल ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एक्सेट्रा आर फॉलोड बाय प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। रूल नंबर 2 क्लियर है? क्वेश्चन बनते हैं, अच्छा लगे तो जरूर चीजों को ध्यान से समझिएगा और दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 3। ही रेड, पहली लाइन पढ़ते कुछ लोगों को लगेगा ये तो गलती मिल गई, जबकि रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है और थर्ड फॉर्म रेड, यानी स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो डोंट थिंक कि ही के बाद रीड्स होगा। रेड भी ठीक है क्योंकि वो पास्ट है, लेकिन आगे लिखा है पेजेस आफ्टर पेजेस। ही रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ दैट इंटरेस्टिंग बुक। ध्यान रखना, सिंपल सा रूल है, नाउन के बाद प्रेपोजिशन फिर वही नाउन आए तो वो सिंगुलर होगा, तो इसलिए पेजेस आफ्टर पेजेस ना होते हुए क्या होगा? पेज आफ्टर पेज, स्टेप बाय स्टेप। राइट, समझ गए? रो अपॉन रो, इस तरह से। आई होप ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 4, चलिए भाई। जय किशन गॉट प्रमोशन बिकॉज ही इज मोर सीनियर टू मी। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप कुछ लोग जो रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं उन्हें गलती दिख गई होगी। क्या रूल है? रूल ये कहता है सीनियर ऑलरेडी एक कंपैरेटिव शब्द है, तो पहले तो इसके साथ देन नहीं टू आता है, और दूसरा जब ऑलरेडी कंपैरेटिव है तो मोर नहीं आएगा। तो ऐसे शब्द जो ऑलरेडी कंपैरेटिव है, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रिफरेबल, इनके साथ देन की जगह टू आता है और मोर का यूज नहीं करेंगे। आई होप इट्स क्लियर, दो चीजें समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीजीएल, सीएचएसएल, डिफेंस, किसी भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं, ध्यान रखें ग्रामर के लिए। जॉन इज कमिटेड टू ज्वाइन माई कंपनी। देखें जरा, अब देखिए जनरली टू के साथ V1 आता है। शिखर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट, लेकिन अंग्रेजी के कुछ एक्सप्रेशन हैं जिनके बाद अगर उनमें टू आ रहा है तो आगे आईएनजी, सिर्फ टू की वजह से नहीं, उससे पहले जो सेगमेंट है उसकी वजह से। ये देखिए, इसको बोलते हैं बी प्लस कमिटेड टू। ये हो गया बी प्लस लुकिंग फॉरवर्ड टू।
इसी श्रेणी में बी के साथ, जैसे यूज टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे आई यूज टू लिव देयर, मैं वहां रहा करता था। लेकिन अगर इससे पहले इज एम आर आ जाए, जैसे आई एम यूज टू स्पीकिंग ट्रुथ, मुझे सच बोलने की आदत है, ये प्रेजेंट में आ जाता है। समझ में आ रही बात? तो बी के साथ इज एम आर, यूज टू प्लस आई एन जी, कमिटेड टू प्लस आई एन जी, एडिक्टेड टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू। और इसी श्रेणी में एक और लिख लेना, विद अ व्यू टू। इसके साथ भी आईएनजी यूज करेंगे, और ये आईएनजी वर्ब नहीं, सामान्यतः जेरेंड हो जाता है। तो यहां ज्वाइन की जगह क्या होगा? ज्वाइनिंग, और यहां मीट की जगह मीटिंग। क्लियर है भाई? आई होप ये चीजें ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। द वेदर इज गेटिंग हॉट एंड हॉट डे बाई डे। अंग्रेजी में एक अवस्था होती है, अंग्रेजी क्या जिंदगी में सबके साथ होती है, क्या कि लगातार बदलाव दर्शाना। आप देखिएगा परिस्थिति में लगातार बदलाव आ सकता है। जैसे आज मौसम अच्छा है, कर और अच्छा, फिर और अच्छा, फिर और अच्छा, ये लगातार बदलाव है। कोई बीमार पड़ा, वेट कम हुआ, आज कम हुआ, कल कम हुआ, आगे और कम होता जा रहा है। तो इसकी कंडीशन में लगातार चेंज आ रहा है। तो जब किसी की परिस्थिति में लगातार बदलाव दर्शाना है तो कंपैरेटिव डिग्री 2 बार आती है, इसे सेल्फ कंपैरिजन भी कहते हैं। तो यहां हॉट एंड हॉट की जगह क्या होगा? हॉटर एंड हॉटर। ठीक है, टू शो प्रोग्रेसिव चेंज वी यूज डबल कंपैरेटिव। अब अक्सर एग्जामिनेशन में क्या होता है, यहां से कंपैरेटिव नहीं पॉजिटिव कर देंगे और आगे लिख देते हैं कंपैरेटिव। तो किसी को लगता है यार ये तो सही लग रहा है, हॉट से हॉटर नहीं, सेल्फ कंपैरिजन है, प्रोग्रेसिव चेंज। ठीक है, नेक्स्ट चलिए भाई, रूल नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। कंजंक्शन का रूल कहते हैं। सबसे पहले हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नो सूनर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये नेगेटिव शब्द हैं। जब भी इनसे सेंटेंस की शुरुआत हो, ये क्या फॉलो करते हैं? रूल ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो जैसे यहां ही लिखा है, पहले हैड होगा फिर ही होगा, और इसे क्या कहेंगे? रूल ऑफ इन्वर्जन। ध्यान रहेगा, नेगेटिव शब्द है ये। ठीक है, तो हैड ही। तीसरी बात, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली के साथ वैन आता है, ये ठीक है। नो सूनर के साथ देखो आगे हेड आ रहा है, यानी इन्वर्जन फॉलो हो रहा है, लेकिन आगे देन रहेगा, ये भी ठीक है। तो यहां आपको समझना है हार्डली, बेयरली, स्केर्सली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हेन, ये रूल रहेगा। नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस देन, इन्वर्जन फॉलो करते हैं, मेन बात। और इनके साथ आगे क्या फॉलो होगा? हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, तीनों के साथ आता है व्हेन। ठीक है, चलिए रूल नंबर 8, देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास, एवरीवन हैज अ बाइक। एवरीवन अनेक के लिए आता है। जब दो में से दो की बात हो रही है तब हम एवरीवन की जगह ईच का प्रयोग सामान्यतः करते हैं। ठीक है, चलिए ईच इज जनरली यूज फॉर 2, तो यहां एवरीवन की जगह ईच होगा। रूल नंबर 9, मिस्टर अधीरा सेज दैट द हायर यू गो द कूल इट बिकम्स। इस रूल को समझते हैं बहुत इत्मीनान से। जैसे मैंने आपसे कहा, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा होगा। सुने हैं ये चीजें हमने। तो यहां आप देखेंगे दो चीजें इस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो जब दो भागों में लगातार बदलाव है, एक में चेंज आ रहा है तो दूसरे में भी आ रहा है, तो दोनों पार्ट्स को किससे चेंज कर बनाते हैं? दोनों पार्ट्स को हम बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आ जाता है। जैसे जितना ऊंचा जाओगे द हायर, उतनी ज्यादा ठंड बढ़ेगी, तो कूल की जगह क्या हो जाएगा? कूलर। इज दैट क्लियर? तो व्हेन टू शो द कंडीशनल कंपैरिजन बिटवीन टू वी यूज कंपैरेटिव डिग्री विथ ड। ठीक है, कंडीशनल कंपैरिजन है, यहां भले ही ये टू वाला सेगमेंट ना रहे लेकिन बदलाव दिख रहा होगा, समझ गए होगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, जितना उतना। हिंदी में इसका क्या सेगमेंट बनता है? जितना उतना। ठीक है, चलिए आते हैं रूल नंबर 10 पर। यू वरी टू मच फॉर द फैमिली, द सेट ऑफ ज्वेलरी इज टू मच कॉस्टली। अब देखो यहां पर कुछ लोग बोलेंगे ई नहीं, ज्वेलरी की स्पेलिंग अमेरिकन ब्रिटिश, ठीक है कोई इशू नहीं है, पहले इस पर ध्यान दें। देखिए इंग्लिश में एक होता है टू मच, एक होता है मच टू। जब भी आगे नाउन आ रहा है तो टू मच आएगा, लेकिन आगे कोई एडजेक्टिव या कोई पार्टिसिपल आ रहा है यानी वो भी एडजेक्टिव है, तब मच टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यू वरी टू मच फॉर द फैमिली,
दिस सेट ऑफ ज्वेलरी इज टू मच कॉस्टली, कॉस्टली क्या हो गया एडजेक्टिव, तो यहां टू मच की जगह क्या होगा मच टू। ठीक है, ये ध्यान रखना, टू मच इज फॉलोड बाय नाउन, मच टू इज फॉलोड बाय एडजेक्टिव और पार्टिसिपल। क्लियर है, कोई इशू नहीं किसी को, सिंपल है। टू मच पेन है ना, इस तरीके से कोई भी चीज है तो वो टू मच रहेगा। टू मच के बाद नाउन आता है, मच टू के बाद कोई एडजेक्टिव या पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर 10। चलिए, एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, जिस तरीके से आप आंसर कर रहे हैं इसका भी जरूर जवाब दें। राहुल इज लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, क्या इसमें कोई गलती है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। रेगुलर रहें, लाइव क्लासेस 5 बजे और शाम को 7 बजे। और ये इंग्लिश विंग्लिश सेक्शन आपको एसएससी वाला यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में मिलेगा, इससे पहले वाले सेशंस भी जरूर देखें। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।